गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मिसेस कामिनी स्वराज और आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं आईआईटी जेई नीट की प्रिपरेशन विथ उड़ान बैच। तो जो केमिस्ट्री है, सबसे फर्स्ट अराउंड हमारे यूनिवर्स, हमारे अराउंड जो भी सब्सटेंस है उनकी स्टडी है। हम अभी केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस, जहां पर हम उसे साइंस ऑफ एटम भी कह सकते हैं। एटम के बारे में या परमाणु के बारे में, इस यूनिवर्स में जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उनके कॉम्पोजिशन, कोई भी मैटर किससे बना है, उनके कॉम्पोजिशन, उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करना है केमिकली फिजिकली। तो हम अपने साइंस के किस ब्रांच में करते हैं? केमिस्ट्री में। तो आज हम फर्स्ट डे इसका सिलेबस डिस्कशन पहले करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। तो ये आपका कंटेंट है। सबसे फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपके केमिस्ट्री में कितने पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट होता है आपका जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, एक पार्ट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड थर्ड पार्ट है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसी भी सब्जेक्ट को इजीली स्टडी करने के लिए हम उसे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो वैसे ही हमारा केमिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में डिवाइड है। उसमें से पहला पार्ट हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप कोई भी सीक्वेंस, इसका जरूरी नहीं कि आप इसे सीक्वेंस में रखें, ये आपको पार्ट याद होने चाहिए कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपका हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, कार्बन कंटेनिंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग थिंग्स। कार्बनिक, ऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया हमारे लिए? कार्बनिक। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड या कार्बन से रिलेटेड जो भी हमारे पास कंपाउंड होंगे, जब हम उनकी स्टडी करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि लिविंग थिंग्स की जब हम स्टडी करते हैं, तो क्योंकि लिविंग थिंग्स में भी क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। तो उसको हम किस ब्रांच के किस सेक्शन में रखते हैं? अपने केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक सेक्शन में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हुआ जब हम इसी के अपोजिट नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। इसके अलावा और इसे क्या बोल सकते हैं? जिसमें कार्बन ना हो, ठीक है, नॉन कार्बन कंटेनिंग, नॉन कार्बन कंटेनिंग, ठीक है। इस तरह के कंपाउंड्स की जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। एक हमारा पोर्शन हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम जो यूनिवर्स के अंदर जो लॉ काम करते हैं, जो नियम काम करते हैं, जब हम उनकी स्टडी केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, जैसे भौतिक परिवर्तन हो गए, ठीक है, तो उस तरह के जब हम परिवर्तनों का अध्ययन, केमिकल उस तरह के रिएक्शंस का अध्ययन हम क्या करते हैं, जिस सेक्शन में करते हैं वो केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री सेक्शन कहलाता है। आपके सिलेबस की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके बहुत सारे जो पोर्शन है उसमें से जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है वो आपका पहला पोर्शन होगा, जहां से हम बेसिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। उसके बाद आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख सकते हैं कि सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, जिसमें हम हमें कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड या कह सकते हैं कि आप रिएक्शंस का जो स्टडी है वो नहीं करना पड़ता। यहाँ पे हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स की स्टडी ज्यादा करते हैं। तो ये है आपका इनऑर्गेनिक पोर्शन। और ऑर्गेनिक जैसे कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, और मेजरली इसमें हम क्या करते हैं? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के बहुत सारे रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। तो ये आपका बेसिकली पूरा सिलेबस है आपकी नीट के लिए। और ये जो सिलेबस है वो आपके 2025 का ही है। और ये जो सिलेबस है
तो सिलेबस में आपके जो एनसीईआरटी है सीबीएसई उसके सारे पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हम इसके सबसे पहले फिजिकल पोर्शन हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। जब हम मूलभूत अवधारणाओं की बात करते हैं तब हमें बेसिक से स्टार्ट करना होता है। आपने 9th एंड 10th में केमिस्ट्री का सेक्शन पढ़ा है तो आप बिल्कुल भी इस एटम और जनरल थिंग से अवेयर हैं। फिर भी आज बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो बेसिक टर्म्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट का जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो उसका जो बेसिक टर्म्स है वो आपको क्लियर होने चाहिए जिससे कि आप आगे इसको रिलेट कर पाए। तो सबसे पहले हमें पता है एटम। एटम को ही हम क्या बोलते हैं? परमाणु। इस एटम की संज्ञा अगर मैं इंडिया में बात करूं तो सबसे पहले महर्षि कर्णाद ने इसकी संज्ञा दी थी कि ये सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, महर्षि कर्णाद। फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनियो लेवोसियर को कहा जाता है। महर्षि कर्णाद ने हमारे इंडिया में नींव रखी कि कण सबसे सूक्ष्मतम पार्टिकल है। वैसे ही हमारे जो एंटोनियो लेवोसियर है उन्होंने केमिस्ट्री के बारे में बहुत सी चीजें बताई और उन्होंने पार्टिकल्स, जो सबसे छोटे पार्टिकल हैं जिसे हम एटम कह रहे हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया। तो इस तरह से जो हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री है वो कौन है? एंटोनियो लेवोसियर। अब हम एटम की बात करते हैं। एटम को हिंदी में परमाणु कहा जाता है। आप जब एटम के बारे में सोचते हैं परमाणु, तो सबसे पहला दिमाग में आता है कि कोई ऐसा कण जो सबसे छोटा हो। तो हाँ, इसे हम सबसे सूक्ष्मतम कण कहते हैं। ये हमारे पूरी यूनिवर्स ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्मतम कण है। जब हम किसी पदार्थ के बनने की बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये कहते हैं कि वो किसी ना किसी चीज से मिलकर बना होगा। तो जब हमारे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर कोई भी चीज बनती है तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो हमारे किसी भी चीज के बनने के लिए एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल का होना जरूरी है। तो उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को इस यूनिवर्स में क्या कहा गया? एटम कहा गया। अब इस एटम के अंदर क्या होता है? ऐसा क्या है कि इसे क्या हम इसे कट करके डिवाइड कर सकते हैं? क्या इसकी स्टडी को हम कट करके डिवाइड कर सकते हैं ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल को? ठीक है, अगर मैं इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल की स्टडी की बात करूं तो इसे हम कट नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, जैसे किसी एटम के अंदर, ये अगर मैंने इसे एटम ले लिया तो इस एटम के अंदर भी एक सेंटर होगा, ठीक है, जहां इसकी एनर्जी छुपी होगी। तो अगर मैंने इस एटम को मान लेते हैं एक छोटा सा कण है और इसके अंदर क्या क्या पोर्शन है, अगर इसके बारे में हमें स्टडी करनी है तो हम इसे क्या कह सकते हैं? सब डिविजिबल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सब डिवाइड कर सकते हैं। इसे काटा नहीं जा सकता, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको हम स्टडी कर सकते हैं। और जब हम एटम के अंदर क्या क्या चीज है उसकी बात करते हैं तो हमें पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, यानी कि इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके अराउंड क्या होता है? अराउंड ऑफ एटम, अराउंड ऑफ एटम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। आइए इसे स्ट्रक्चर से समझते हैं। मान लीजिए ये एक एटम है, ठीक है, और इस एटम के अंदर जिस एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ कि ये किससे बना है, इसके अंदर मान लेते हैं ये सेंटर में एक न्यूक्लियस है, ठीक है। और
ये न्यूक्लियस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना हुआ है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। जैसे आप इमेजिन करिए, अगर मैं बोलूं कि हम भी एक तरह से एटम है, अगर एग्जांपल के लिए, तो हमारे अंदर हमारे एनर्जी का सेंटर क्या है? हमारा भोजन, ठीक है। और वो भोजन हमारे स्टमक में जाता है। तो उसी तरह से जो हमारा एटम होता है, परमाणु है, उसका जो सेंटर ऑफ एनर्जी है वो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। और उसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। इसे एक और डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। आप इमेजिन करिए, ये सेंटर में क्या है आपका? प्रोटॉन है, ठीक है। ये प्रोटॉन है जिसका चार्ज होता है पॉजिटिव, आगे हम इसकी अभी बात करेंगे। और होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। ये होता है चार्जलेस, इसीलिए यहाँ पे हम 0 लिखते हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह का चार्ज नहीं होता। अब ये हो गया सेंटर, जिसके अंदर आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो मिल गया, और इसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? नाभिक। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है आपके अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर जो आपका एटम का ऑर्बिट है, ठीक है, ये एक तरह का ऑर्बिट हो गया। यहाँ पे क्या करता है आपका इलेक्ट्रॉन? घूमते रहता है। और इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस। माइनस का मीनिंग नेगेटिव हो गया, और प्लस का मीनिंग पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव, और इसे निगेटिव। अब आप बताइए 0 को क्या बोलेंगे आप? इसे या तो आप न्यूट्रॉन की तरह एन से स्टार्ट है तो न्यूट्रल बोल के याद कर सकते हैं, ठीक है। और या तो फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं? चार्जलेस। या तो आप इसे चार्जलेस कहिए, इसमें किसी तरह का चार्ज नहीं होता, ठीक है। आवेशहीन, और क्या बोल सकते हैं हिंदी में इसे? आवेश रहित या आवेशहीन। इसे बोलेंगे धनात्मक, और ये होता है ऋणात्मक चार्ज वाला, यानी कि निगेटिव चार्ज वाला, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा कि सेंटर में क्या रहता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के हमारा न्यूक्लियस बनता है। और न्यूक्लियस के बाहर जो हमारा ऑर्बिट है, इसे कक्षक बोल सकते हैं, कक्षक या फिर ऑर्बिट। और इसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, और इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, और प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0, इट मीन्स की चार्जलेस। अब हम इसके डिस्कवरर के बारे में देखते हैं, और इसके मास, इनके चार्ज के बारे में देखते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो 1897 की बात है, जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन की खोज की, और बताया कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। और इसका चार्ज जो है नेगेटिव होता है। इसके चार्ज की बात करें तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 इसमें
स्टडी किया गया कि इसका जो चार्ज है 1.6 10 टू द पावर -27 होता है। इसकी मास की बात की गई तो ये होता है वेरी लाइट, ये हल्का होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। हल्का, ठीक। प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन की खोज जो है 1937 में गोल्ड स्टीन ने कराई, साथ ही रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि आपका जो प्रोटॉन होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वाला, धनात्मक, और इसका चार्ज उन्होंने बताया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27, और इसके सामने आप पॉजिटिव लिखेंगे और इसके सामने आप नेगेटिव लिखेंगे। और जब न्यूट्रॉन की बात आई तो 1920 के अराउंड जे चैडविक, ठीक है, जे चैडविक ने क्या किया, न्यूट्रॉन के बारे में बताया। न्यूट्रॉन का चार्ज होता है आपका 0। न्यूट्रॉन जो है आपका क्या होता है, चार्जलेस होता है। प्रोटॉन जो आपका होता है पॉजिटिव होता है। गोल्डस्टीन को सबसे पहले इसका डिस्कवरर इसलिए माना गया क्योंकि इन्होंने क्या किया, कैनल रेस यानी कि बोल सकते हैं एक तरह से धनात्मक किरणों की सहायता ली और बताया कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर किसी तरह का पॉजिटिव चार्ज होता है, पर उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सफिशिएंट नहीं था, जिसकी वजह से रदरफोर्ड ने अपने कैथोड किरण रेस, कैथोड लाइट रे के जो एक्सपेरिमेंट है उसके थ्रू हमको बताया कि अल्फा पार्टिकल्स जो है न्यूक्लियस में जाकर के टकराते हैं, और उसका एक अपना एक एक्सपेरिमेंट है जिससे उन्होंने प्रूफ किया कि हाँ, नाभिक के अंदर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर किसी तरह का पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए जनरली सबसे पहले तो हमने गोल्ड स्टीन ही, अगर ऑप्शन है आपका एग्जाम में तो गोल्ड स्टीन लगाएं, अगर गोल्ड स्टीन ना हो और रदरफोर्ड दिया हो तो आप रदरफोर्ड चूज करेंगे। तो इस तरह से रदरफोर्ड को क्या कहा गया, प्रोटॉन का डिस्कवरर कहा गया, क्योंकि इन्होंने उसे करेक्ट किया और बताया कि वो क्यों पॉजिटिव चार्ज का होता है। और इनके सेपरेट सेपरेट आपके आगे एक्सपेरिमेंट भी है जिसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन कैसे आया और किन किरणों की वजह से हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला और प्रोटॉन के बारे में पता चला। तो ये कुछ डिटेल्स थे, और इसके साथ ही इसका मास भी अगर हम देखते हैं तो मास जो है इसका 1 AMU के अकॉर्डिंग होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट लगभग न्यूट्रॉन का, और सिमिलरली प्रोटॉन का भी क्या होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर इसका मास होता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वेरी लाइट होता है, और इसका जो हम मास है यहाँ मैं लिखती हूँ 9 पॉइंट, ठीक है, 9.1 टू 10 टू द पावर -31, ठीक है। और इसका अगर देखें तो इसका होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। इसका भी सिमिलर 1.67 10 टू द पावर -27। अलग अलग जगह इसका जो मैथमेटिकल डिजिट है उसको डिफरेंट डिफरेंट लिया गया है, क्योंकि पॉइंट के बाद समटाइम
आपका जो डिजिट है चेंज भी हो सकता है। तो इसका हमारे पास एक एवरेज औसत ही पैमाना है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो मास है वो इस तरह से बताया गया है। ठीक है, ये वेरी लाइट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपका पॉइंट में जितना बड़ा डिजिट होगा उतना ही वो उसकी वैल्यू लो होगी। तो इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इसीलिए वो वेरी लाइट कहा गया है, हल्का कहा गया है, क्योंकि एज कंपेयर टू आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो उसकी वैल्यू है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो होपफुली कि आपको ये क्लियर होगा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या है और इससे मिलकर क्या बना हुआ है, आपका परमाणु, एटम बना हुआ है। एटम को ही हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स का सबसे सूक्ष्मतम यानी कि छोटे कण को क्या कहा जाता है, आपका परमाणु, एटम कहा जाता है। और उसको सब डिवाइड करके हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के फॉर्म में स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए इसके आगे हम स्टडी करने ही वाले हैं कि अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने एटम के बारे में क्लियर किया। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स। आपके पास देखिए छोटे छोटे पार्टिकल हैं, उसको आप क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास ये है, देखिए ये सबसे छोटा कण, ठीक है, ये सबसे, इमेजिन करिए ये सबसे छोटा आपके पास कण है, वो आपका एटम है। अब बात आई मॉलिक्यूल की, कि मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, ये हम अभी फर्स्ट चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ये आप याद रखेंगे। मॉलिक्यूल, व्हाट इज मॉलिक्यूल, इसका हिंदी मीनिंग होता है अणु, और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम यानी कि अणुओं का, परमाणुओं का समूह, परमाणु का समूह। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये एटम हुआ, ठीक है, ये अगर एटम है तो ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे एटम जब आपस में मिल जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम ग्रुप बोलेंगे। ग्रुप का मीनिंग यही होता है ना, कि जैसे कोई अकेला है और बहुत सारे लोग हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। तो जब एटम का ग्रुप बनता है तो उसको क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये समूह कैसे होता है मॉलिक्यूल का, है ना, या एटम्स का, तो हमको इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने पहले दिखाया था कि ये एटम है भाई, आपका एटम देख लीजिए अच्छे से। अब मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है, आप इमेजिन करते जाइए कि हम एक एटम की ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, एटम की क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। ये हो गया आपके एटम का ग्रुप। अब इसको हम क्या कर देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। ऐसे थोड़ी ना समझ आएगा मैडम जी, कुछ तो आप दिखाइए जो हमको लॉजिकली समझा पाए, इमेजिनेशन करने के लिए। ठीक है भाई, देख लीजिए फिर। ठीक, तो ये रहा आपका मॉलिक्यूल, मैंने कहा ग्रुप ऑफ एटम। देख लीजिए ये ग्रुप हुआ कि नहीं, एक से ज्यादा व्यक्ति, ठीक है, एक से ज्यादा व्यक्ति या एक से ज्यादा एटम हुआ तो क्या हुआ, वो तो ग्रुप हो गया ना। जैसे आपके फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में आप 3 लोग भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं, और उससे ज्यादा। तो वैसे ही ये एटम है और एक से ज्यादा एटम से जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बना हुआ है। ठीक है, वैसे ही दो दो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, मतलब 2 एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल हो गया, ये एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया, एक और ले लिया मैंने सेम साइज का। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप ऑफ एटम को ही हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, मैडम जी ने समझा तो दिया एटम क्या है, पर इसका सैंपल नहीं दिया।
चलिए बाबा आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या हैं आपके एटम है, ये आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स, या इसको बोल सकते हैं कि ये आपके मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल मतलब गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, हार्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है एटम के, क्योंकि वो ग्रुप नहीं है, वो अभी सिंगल है, ठीक है, फ्री स्टेट में। एटम की और क्या क्वालिटीज है कि ये तो फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, फ्री स्टेट यानी कि स्वतंत्र अवस्था, स्वतंत्र, ये स्वतंत्र अवस्था में भी क्या रहता है, एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मैंने हाइड्रोजन लिखा है, हीलियम लिखा है, अभी उससे ये डिनोट हो जा रहा है कि वो सिर्फ अकेला है। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ एटम की बात करें तो दो हाइड्रोजन मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं भाई, दो ऑक्सीजन मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं, एक कार्बन और चार हाइड्रोजन मिलकर भी एक ग्रुप बना सकते हैं। जैसे इसको बोलेंगे मीथेन, क्या बोलेंगे इसे, मीथेन, इट इज अ नेचुरल गैस, मीथेन, ठीक है, मीथेन। साथ ही आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये वाटर मॉलिक्यूल से तो आप वेरी वेरी नोन होंगे कि आप इससे एकदम फेमिलियर होंगे, H2O, ठीक है, H2O, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा क्या हो रहे हैं आपके, एक से ज्यादा क्या काम कर रहे हैं आपके, देखो एटम इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, मैं एक दिखाती हूँ आपको। ये हो गया भाई हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने एलिमेंट आपको याद हैं, एक ही नहीं, आयरन, ठीक है, और क्या हो, फ्लोरीन हो गया, कार्बन हो गया, नियॉन हो गया, ठीक है, ऑर्गन हो गया, ठीक, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, जितने भी एलिमेंट आपके पास हैं वो सब फ्री स्टेट में है, और वो एलिमेंट है और वो आपके एटम है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम अभी स्टडी कर रहे हैं कि जो भी एलिमेंट आपके पास फ्री स्टेट में है, पार्टिकल्स जो यूनिवर्स को बनाने में आपकी मदद कर रहे हैं, वो सभी क्या है, एटम है, परमाणु है, ठीक है, वो सभी क्या है, परमाणु है। अब ग्रुप ऑफ एटम बोला तो ग्रुप बन गया भाई H2O, CO2, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, H2O बोलते हैं, SO2 बोलते हैं। आप सभी को लग रहा होगा मैडम तो बच्चों जैसे शुरू कर रही है, नहीं बाबा, आपको पता है कि आप में से किसी किसी का बेसिक वीक होगा, तो जिनका वीक है वो आज से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अपना बेसिक, है ना, क्योंकि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, उड़ान में पढ़ रहे हैं भाई। तो H2O आपका हो गया मॉलिक्यूल, CO2, SO2, इसके अलावा मीथेन हो गया आपके पास, H2SO4 सल्फर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, HNO3, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो मॉलिक्यूल हैं जो क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि एक से ज्यादा उसमें एलिमेंट क्या है, जुड़े हुए हैं मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो इस तरह से होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरह का इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है कि ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, मॉलिक्यूल, और जब स्वतंत्र अवस्था में हो कोई एटम तो उसको बोलेंगे परमाणु या एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, अभी आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। तो मैं ये जो बार बार यूनिवर्स की बनने की बात कर रही हूँ कि किसी पदार्थ से ही मिलकर बना हुआ है ना, ठीक है, ये जो आपका है केमिस्ट्री में सबसे पहले तो ये साइंस ऑफ एटम हुआ, एटम का ही विज्ञान है भाई, पूरा केमिस्ट्री का खेल क्या है, एटम का, एलिमेंट का, ठीक है, ये केमिस्ट्री में एटम का ही खेल है पूरा। तो ये जो केमिस्ट्री हुआ आपका क्या हो गया, यूनिवर्स में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या हो गया आपका, एटम हो गया, और इसी एटम के ही साइंस को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं।
तो आज के वीडियो में हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया। तो हमने क्या देखा कि एटम और मॉलिक्यूल और केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। ये ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है। यूनिवर्स के सबसे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ग्रुप ऑफ एटम को मॉलिक्यूल बोलते हैं।